Hello everyone, I welcome you all. In this video lecture, we will discuss about pronoun. हम pronoun के बारे में बात करेंगे और pronoun में सिर्फ और सिर्फ मैं आज इस लेक्चर में बात करूंगा relative pronoun के बारे में, जो कि एक काफी इंटरेस्टिंग एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट और काफी बड़ा pronoun है। थोड़ा सा डिफिकल्ट ये pronoun होता है, इसलिए मैंने सिर्फ इसको अकेला लिया है और समझाने की मैं आपको कोशिश करता हूँ। आप बड़े ही ध्यान से इस चीज को समझेंगे। पहले डेफिनेशनल पार्ट की बात कर लेते हैं। A word which relate the verb to the noun or pronoun which comes before it। एक ऐसा शब्द जो रिलेट करता है, क्योंकि इसका नाम ही है रिलेटिव pronoun। रिलेट करता है किसको, किससे रिलेटेड करता है? The verb to the noun or pronoun which comes before it। ये किसी वर्ब को मान लीजिए कोई वर्ब है, ये बीच में है आपके सामने रिलेटिव pronoun, और इस रिलेटिव pronoun के पहले कोई नाउन या प्रनाउन आएगा। इस नाउन या प्रनाउन को इस वर्ब के साथ रिलेट करने का काम जो करता है, उस शब्द को आप रिलेटिव प्रनाउन बोलते हैं। मैंने क्या कहा? रिलेटिव प्रनाउन एक ऐसा शब्द है जो किसी वर्ब से उसके पहले आने वाले नाउन या प्रनाउन को रिलेट करता है। ये काफी एग्जाम में इंपॉर्टेंट होता है। अब आइए इन जो शब्दों को, ये जो नाउन प्रनाउन आएगा, ये जो रिलेटिव प्रनाउन है, ये वर्ब है, इनको ग्रामेटिकल टर्म्स में हम किस प्रकार एक्सप्लेन करते हैं और कैसे समझते हैं और ये क्या होते हैं, आइए जरा समझने की कोशिश करते हैं एक एग्जांपल के थ्रू। मैंने आपके सामने लिखा कि आई नो द राहुल हु ब्रेक द पेन। पेन होता है जानवरों के पानी पीने की जगह को पेन बोलते हैं। अब सेंटेंस को समझते हैं। मैंने आपके सामने लिखा आई नो द राहुल हु ब्रेक द पेन, या ब्रेक की जगह मैं ब्रोक कर देता हूँ, वर्ब की सेकंड फॉर्म पास्ट टेंस में हम इसको ले आते हैं, हु ब्रोक द पेन। अगर मैं आपसे इस सेंटेंस के मीनिंग को लेकर बात करूंगा हिंदी में अनुवाद की, तो आप बोलेंगे कि मैं उस राहुल को जानता हूँ जिसने की ब्रोक द पेन, पेन को तोड़ा है, मैं उस राहुल को जानता हूं। तो अब आइए जरा एक्सप्लेन करते हैं चीजों को। ये आपको पता है कि वैसे हु का मतलब अगर मैं आपसे पूछूं तो आप बोलेंगे हु का मतलब होता है सर कौन, लेकिन यहाँ पर आप बोल रहे हैं कि हु का मतलब है जो। मैं उस राहुल को जानता हूं जिसने, या फिर जो ब्रोक द पेन, जिसने पेन को तोड़ा है। तो अब आइए जरा ग्रामेटिकल टर्म्स में इसको क्या बोलते हैं। आपके सामने जो हु लिखा हुआ है, ये इंग्लिश ग्रामर में एक रिलेटिव प्रनाउन है। कौन सा प्रनाउन है? रिलेटिव प्रनाउन है। रिलेटिव प्रनाउन के पहले आने वाले शब्द को, जो कि नाउन हो सकता है या प्रनाउन हो सकता है, इंग्लिश ग्रामर में एंटीसीडेंट बोलते हैं। एंटीसीडेंट, ये हुआ आपका एंटीसीडेंट। एंटीसीडेंट बोलते हैं। अब आइए जरा समझते हैं रिलेटिव प्रनाउन के पहले आने वाले एंटीसीडेंट को, जो कि आपका नाउन या प्रनाउन है, और इस रिलेटिव प्रनाउन के बाद आने वाली वर्ब को, इन दोनों को कनेक्ट करना ही, रिलेट करना ही रिलेटिव प्रनाउन का काम है। इसका मतलब ये हुआ कि रिलेटिव प्रनाउन के बाद जो भी वर्ब लगी हुई है, उसका सब्जेक्ट कहाँ है। आप देख पा रहे हैं, अगर ये ब्रोक एक वर्ब है तो इसका सब्जेक्ट होना जरूरी है। इंग्लिश में कोई भी सेंटेंस तभी कंप्लीट होता है जब सब्जेक्ट के साथ उसकी क्या प्रेजेंट हो, वर्ब प्रेजेंट हो, सब्जेक्ट प्लस वर्ब। तो आइए थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं, चीजों को बहुत ध्यान से समझिए आप। आई सेंटेंस का अगर सब्जेक्ट है तो आप बोलेंगे जी नो इसकी वर्ब है, तो ये हुआ सब्जेक्ट के साथ वर्ब का कॉम्बिनेशन। इसका मतलब ये अपने आप में कंप्लीट हो गया। इंग्लिश में हर सब्जेक्ट को अपनी एक वर्ब की जरूरत होती है। आगे आप बढ़े, आई नो द राहुल, ये राहुल इस सेंटेंस में सब्जेक्ट वर्ब, और इसका ये होगा आपका ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। ये आप समझ पा रहे हैं ये स्ट्रक्चर। आगे हम बढ़े, हु एक रिलेटिव प्रनाउन है। फिर हमने देखा ब्रोक फिर से एक वर्ब है, जिसको कि हमने वर्ब सेकंड नाम दिया। द पेन इस वर्ब का क्या हो जाएगा? आपने कहा जी ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो आप देख पा रहे हैं ये सेंटेंस का सब्जेक्ट, ये वर्ब, ये इसका ऑब्जेक्ट, और इसमें यहाँ पर ये वर्ब सेकंड है, ये ऑब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट सेकंड की यहाँ पर कमी है। उस सब्जेक्ट सेकंड को हमें ढूंढना है, अदरवाइज ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। तो आप देख पा रहे हैं कहीं ये हु इस सेंटेंस का सब्जेक्ट तो नहीं है, लेकिन हु तो
खुद पूछ रहा है जिसने। अब ये हु किसकी जानकारी दे रहा है आपको? आपने कहा ये हु कोई और नहीं, ये राहुल ही तो है। यस और नो? आई नो द राहुल हु ब्रोक द पेन, मतलब ये हु और ये राहुल दोनों सेम इंसान है। इतनी बात को आप समझ गए होंगे। अब आइए जरा समझते हैं। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि लगने वाली जो भी वर्ब होगी वो हु के अकॉर्डिंग लगेगी। और आपने कहा ये हु कोई और नहीं, ये राहुल ही है। इसका मतलब हम थोड़ी देर के लिए इस सब्जेक्ट को एलिब्रेट कर सकते हैं, भूल सकते हैं, और जो भी यहाँ पर वर्ब होगी वो इसके अकॉर्डिंग लगाएंगे तो हमारा जो सेंटेंस को सॉल्व करने का तरीका आसान हो जाएगा। तो हमने क्या व्यवस्था की? हमने बोला कि रिलेटिव प्रोनाउन के पहले आने वाले शब्द को एंटीसीडेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? एंटीसीडेंट कहते हैं। और रिलेटिव प्रोनाउन के बाद अब जो भी वर्ब लगेगी वो इस एंटीसीडेंट को देखते हुए लगेगी। मतलब कि इस वर्ब पर किसका प्रभाव होगा? इस एंटीसीडेंट का प्रभाव होगा। अब मैं बाकी की चीजों को मिटाता हूं और सिर्फ यहाँ पर इसको रखता हूं। ये ऑब्जेक्ट इसको मिटा रहा हूं मैं, इसको आप समझ गए होंगे। चीजों को मैं अब सिंपल कर रहा हूं यहाँ पर आपके सामने। तो हमें इसमें क्या सीखना है कि जब भी किसी सेंटेंस में रिलेटिव प्रोनाउन आ जाएगा, रिलेटिव प्रोनाउन आ जाएगा, तो रिलेटिव प्रोनाउन के बाद लगने वाली जो भी वर्ब आपकी होगी वो इस एंटीसीडेंट पर डिपेंड करेगी। मतलब कि इस ब्रोक का जो सब्जेक्ट है वो कौन है? राहुल है। इतनी बात को समझ गए। अब दूसरी बात कि सर इसका यूज क्या है? ये तो ब्रोक, तो अगर यहाँ पर कोई और भी होता तो भी यहाँ पर ब्रोक लगा होता। अब एक दूसरा सेंटेंस आपके सामने मैं रखता हूं। अब इस सेंटेंस से इस रिलेटिव प्रोनाउन की इंपॉर्टेंस को समझने की कोशिश करिए आप। मैंने आपके सामने दूसरा सेंटेंस लिखा, आई नो द बॉयज, यहां पर लिखा हु, इज या फिर आर प्लेइंग इन द गार्डन। अब देखिए बड़े ही आसानी तरीके से मैंने लिखा आई नो द बॉयज हु इज या फिर आर प्लेइंग इन द गार्डन। आपने कहा हु यहाँ पर एक रिलेटिव प्रोनाउन है। कौन सा प्रोनाउन है? रिलेटिव प्रोनाउन है। रिलेटिव प्रोनाउन के आने वाला, पहले आने वाला शब्द एंटीसीडेंट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? एंटीसीडेंट कहलाएगा। इस एंटीसीडेंट का क्या मतलब है कि ये जो भी एंटीसीडेंट है, अब हु के बाद जो भी वर्ब आएगी वो इस एंटीसीडेंट पर डिपेंड करेगी, क्योंकि ये हु और बॉयज एक ही है, अलग अलग नहीं है। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर अगर बॉयज लगा है तो मैं इज की तरफ जाऊंगा या आर की तरफ जाऊंगा। तो आप बोलेंगे आई नो द बॉयज हु आर प्लेइंग इन द गार्डन। मेरी बात को समझ पा रहे होंगे, उम्मीद करता हूं। बहुत आसान तरीके से इसको हमने समझ लिया है। अब आगे बढ़ते हैं और इस सिर्फ पर्टिकुलर इसी चीज को लेकर एग्जाम में जो क्वेश्चन बनता है उसके बारे में बात करूंगा, पर्टिकुलर हु के बारे में। अभी देखिए, अभी तो आपको काफी सारे रिलेटिव प्रोनाउन पढ़ने हैं, अभी तो मैं हु के बारे में बात कर रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ। तो आइए जरा बड़े ही ध्यान से उस चीज को समझने की कोशिश करते हैं। मिटा रहा हूं मैं इसको। अब मैं आपको पहले एक फ्रेज को समझाऊंगा ताकि एग्जाम में जो क्वेश्चन बनते हैं उसको आप बड़ी आसानी से समझ सकें। एक फ्रेज है आपके सामने, ऑफ द। ऑफ द, ये ऑफ द जहां भी लग जाता है इंग्लिश ग्रामर में, ये सिलेक्शन को दिखाता है। किसको दिखाता है? सिलेक्शन, मतलब कि चुनाव को दिखाता है। और चुनाव आप कब कर पाते हैं? जब चीजें आपके पास एक से ज्यादा होती है तभी आप चुनाव कर पाते हैं, हाँ या ना? चुनाव का मतलब सिलेक्शन। इसका मतलब ऑपदा के बाद जो भी नाउन आएगा, ऑपदा के बाद जो भी नाउन आएगा वो नाउन हमेशा प्लूरल फॉर्म में रहेगा। किस फॉर्म में रहेगा थी? आपने कहा प्लूरल फॉर्म में रहेगा। इसका मतलब अगर मैं ऑफ द के बाद बॉय का यूज करता हूं तो आप कहेंगे ऑफ द के बाद कभी भी बॉय नहीं आ सकता। क्या आएगा? बॉयज आएगा। बस इतनी सी बात है। ऑफ द के बाद कभी गर्ल नहीं आ सकती, गर्ल्स आएगा, क्योंकि ऑफ द सिलेक्शन को बताता है और सिलेक्शन हमेशा एक से ज्यादा चीजों में से होता है और चीजें जब एक से ज्यादा होती है तो इंग्लिश में प्लूरल कहलाती है। इसीलिए नाउन जो होगा वो प्लूरल फॉर्म में होगा। दूसरी बात, औपदा के पहले जो शब्द लिखा है वो उस क्वांटिटी को दिखाएगा जितनी आपने सिलेक्ट की। मैंने आपसे कहा कि बहुत सारे बॉयज में से मैं एक बॉयज को सिलेक्ट करता हूं, तो यहाँ पर लिखूंगा मैं वन। क्या लिखूंगा मैं? वन। तो मैंने कहा वन ऑफ दी बॉयज। वन ऑफ दी बॉयज का क्या मतलब होगा? बहुत सारे बॉयज में से कोई एक बॉयज।
दूसरी बात जो कि इंपॉर्टेंट है, जब यहाँ पर कोई आप वर्ब लिखना चाहेंगे, जैसे मैंने बोला वन ऑफ द बॉयज आर माई फेवरेट, क्या बोला मैंने, वन ऑफ द बॉयज आर माई फेवरेट, तो ये गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा कि बॉयज तो बहुत सारे हैं, लेकिन मैं तो किसी एक पर्टिकुलर बॉय की बात कर रहा हूं, इसलिए यहाँ पर बॉयज को देखते हुए आर नहीं लगेगा, जबकि वन को देखते हुए क्या लगेगा, इज लगेगा। बस इतनी सी बात मैंने आपको समझाने की कोशिश की। इन शॉर्ट मैं आपसे क्या बोल रहा हूं कि अगर किसी सेंटेंस में वन ऑफ दी और उसके बाद कोई भी प्लूरल नाउन आ जाए, कोई भी प्लूरल नाउन, तब भी वर्ब हमेशा सिंगुलर ही लगेगी। इसका मतलब इज लगेगा, वॉज लगेगा, या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या फिर ईएस लगेगा। ये बात मैं आपको बोलने की कोशिश कर रहा हूं कि वन ऑफ द के बाद प्लूरल नाउन होते हुए भी वर्ब हमेशा क्या लगती है, सिंगुलर लगती है। क्यों लगती है, ये रीजन मैंने आपको बता दिया है। आइए अब हु के बारे में बात कर लेते हैं, जो पर्टिकुलर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए मैंने आपके सामने लिखा सी इज वन ऑफ द प्लेयर्स हु हैव डन हर बेस्ट। ये एग्जांपल हमारे सामने है। हमने देखा सी इज वन ऑफ द बेस्ट, वन ऑफ द प्लेयर्स हु हैव डन देयर हर बेस्ट। हु आपने कहा, हु एक क्या है जी, रिलेटिव प्रोनाउन है। रिलेटिव प्रोनाउन जैसे ही आपको एग्जाम में मिलेगा सेंटेंस में, आप आगे जाएंगे और आप देखेंगे रिलेटिव प्रोनाउन के पहले क्या लिखा हुआ है। आपने कहा ये हुआ आपके सामने एंटीसीडेंट, ये हुआ रिलेटिव प्रोनाउन का एंटीसीडेंट। और जैसे ही आपको एंटीसीडेंट मिला, आपके दिमाग में बात आ जाएगी कि आगे वाली जो भी वर्ब होगी वो किस पर डिपेंड करेगी, इस एंटीसीडेंट पर डिपेंड करेगी। हमने देखा था कि अगर हमारा ये नाउन सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब लगेगी, प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब लगेगी। अब आप देख पा रहे होंगे कि जैसे प्लेयर्स लिखा हुआ है, प्लूरल है तो बिल्कुल हैव लगना चाहिए, हाँ या ना, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और यहीं पर एग्जाम में आकर दिक्कत हो जाएगी, यहीं पर मैक्सिमम लोग गलत कर जाएंगे, क्योंकि सिर्फ इसकी वजह से। लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है सी इज वन ऑफ द प्लेयर्स, क्या लिखा हुआ है, सी इज वन ऑफ द प्लेयर्स, मतलब कि इन सारे प्लेयर्स में से सिर्फ हम सी की बात कर रहे हैं और सी सिंगुलर है। और जैसे ये वन ऑफ द आया, प्लेयर्स को देखते हुए यहाँ पर वर्ब नहीं लगेगी, इस वन को देखते हुए लगेगी। तो आपने कहा वन हु हैज डन देयर जॉब। तो मैंने आपसे क्या बोला कि जब वन ऑफ द लग जाएगा तो इस वन को देखते हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे, और अगर वन ऑफ द नहीं है तो इस एंटीसीडेंट को देखते हुए वहां पर आप वर्ब का यूज कर सकते हैं। बड़ी आसानी से आप इस चीज को समझ गए होंगे। आइए आगे बढ़ते हैं कुछ एग्जांपल्स के साथ। मिटा रहा हूं मैं इसको। पहला आपके सामने देखिए इन दो एग्जांपल्स को और समझने की कोशिश करिए। राम इनवाइटेड सीमा हु आर अ गुड सिंगर। हमने देखा हु यहाँ पर लगा हुआ है जो कि एक रिलेटिव प्रोनाउन होगा। रिलेटिव प्रोनाउन के पहले आने वाला नाउन जो कि एक सीमा है, एक एंटीसीडेंट का काम करेगी, और ये एंटीसीडेंट उस वर्ब को इफेक्ट करेगा। आपने कहा सीमा, सीमा के साथ आर लग सकता है क्या, नहीं, यहाँ पर होना चाहिए था इज। इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। राम इनवाइटेड सीमा हु इज अ गुड सिंगर। राम ने सीमा को इनवाइट किया, हु इज अ गुड सिंगर, जो कि एक अच्छी सिंगर है। याद रखेंगे आप, यहाँ पर लिखी हुई जानकारी जो भी होती है, अब आप कंफ्यूज हो सकते हैं क्या, कुछ लोग ये सोच लेंगे राम ने सीमा को इनवाइटेड किया जो एक अच्छा सिंगर है, तो आप ये ना सोचे कि राम अच्छा सिंगर है या सीमा अच्छी सिंगर है। कंफ्यूजन हो सकता है स्टूडेंट में। रिलेटिव प्रोनाउन के पहले जो शब्द लिखा है उसी के बारे में ये जानकारी लिखी हुई है। आपको कैसे पता, ये वर्ब इस रिलेटिव प्रोनाउन के लिए ही तो है, तो अगर ये इसके लिए वर्ब है तो लिखी गई बात इस एंटीसीडेंट के लिए ही होगी। क्यों जी, क्योंकि राम के लिए तो ये लिखा गया, राम इनवाइटेड, राम ने क्या किया है, सीमा को इनवाइटेड किया है, इनवाइट किया है, और जो सीमा के बारे में जो क्वालिटीज है वो यहाँ पर लिखी हुई है। इसका मतलब रिलेटिव प्रोनाउन के जो भी बाद जो लिखा होता है वो हमेशा एंटीसीडेंट के लिए लिखा होता है। आगे बढ़ते हैं। सी हेल्प्ड द मैन हु वॉज ट्राइंग टू लिफ्ट द वेट।
शी हेल्प द मैन, उसने आदमी की मदद की। हु जो कि एक रिलेटिव प्रोनाउन है, आपने कहा इसके पहले आने वाला शब्द एंटीसीडेंट और लगने वाली वर्ब इस एंटीसीडेंट पर डिपेंड करेगी। मैन एक सिंगुलर नाउन है, सिंगुलर नाउन होने की वजह से यहाँ पर वॉज बिल्कुल सही लगा हुआ है। तो उसने एक आदमी की मदद की जो कि वेट उठाने की कोशिश कर रहा था। वेट उठाने की कोशिश कौन कर रहा था, सी या वो व्यक्ति या मैन? तो आपने कहा ये मैन एंटीसीडेंट है, इसका मतलब लिखी गई बात इस मैन के बारे में लिखी गई है। उम्मीद करता हूँ इतनी बात को आप समझ गए होंगे, लेकिन बात यहाँ पर अभी खत्म नहीं हुई है हु के बारे में। अब आइए हु को डिटेल में मैं आपके सामने एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए अब हु से तीन चीजें बनती है। देखिए रिलेटिव प्रोनाउन कितने टाइप के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, ये मैंने आपको बिल्कुल भी नहीं बताया है। मैंने सिर्फ हु के बारे में आपसे बात की है। मैं आपको हु पढ़ाने के बाद बताऊंगा रिलेटिव प्रोनाउन और कौन कौन से होते हैं। आइए पहले हु के बारे में बात कर लेते हैं। हु इंग्लिश ग्रामर में एक रिलेटिव प्रोनाउन है, हमने अभी देखा था, हाँ या ना। इसके तीन केसेस बन सकते हैं। हु जो है वो इंग्लिश ग्रामर में एक तो हो ही बनेगा जो कि पहला केस है खुद अपने आप में। इससे दूसरा शब्द जो कि बनता है वो होता है आपके सामने होम। क्या होता है, होम। एंड थर्ड वन इज हुज। ये तीन केस बन सकते हैं इस रिलेटिव प्रोनाउन से और तीनों के यूज अलग अलग है। एग्जाम में जब ये आते हैं तो आप कंफ्यूज होते हैं कहां पर हो और कहां पर होम लगना है, और ये भी एग्जाम में काफी पूछा जाता है, तब आप गलती कर बैठते हैं, उसको हम समझेंगे। हु के बारे में समझिए। हु इंग्लिश ग्रामर में एक सब्जेक्टिव केस है। कौन सा केस है, सब्जेक्टिव केस है। इतना समझेंगे आप। सब्जेक्टिव केस क्या होता है, आपको पता है कि कोई भी जो सेंटेंस है उसका सब्जेक्ट जो रहता है वो सब्जेक्टिव केस में रहता है। कौन से केस में रहता है, सब्जेक्टिव केस में। आइए जरा एक बार समझा देता हूं मैं। जैसे आई टीच हिम, ये एक सेंटेंस है। अगर मैं इसको उल्टा करूं, अभी मैंने बोला मैं उसे पढ़ाता हूं, अगर मैं इसको उल्टा करता हूं तो मैं बोलूंगा वह मुझे पढ़ाता है। हिम का हो जाएगा ही, टी का टीच और आई का क्या हो जाएगा, मी हो जाएगा। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि किसी भी सेंटेंस का जो सब्जेक्ट रहता है वो सब्जेक्टिव केस में रहता है। सेम स्पेलिंग ऑब्जेक्ट की जगह यूज नहीं हो सकती है। आप देख पा रहे हैं जब मैंने अपने आप को सब्जेक्ट की जगह पर यूज किया तो मैंने आई लिखा है, और जब मैं अपने आप को ऑब्जेक्ट की तरह यूज कर रहा हूं तो मैं अपने आप को क्या लिख रहा हूं, मी लिख रहा हूं। तो जो सब्जेक्ट केस की स्पेलिंग होती है उसको सब्जेक्टिव केस बोलते हैं, और जो ऑब्जेक्ट केस में स्पेलिंग होती है उसको ऑब्जेक्टिव केस बोलते हैं। जैसे हिम को ऑब्जेक्ट की जगह पर यूज किया तो हिम आया, जबकि सब्जेक्ट की जगह पर वही स्पेलिंग क्या है, ही है। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। जैसे हु सब्जेक्टिव केस है वैसे हुम है ऑब्जेक्टिव केस। कौन सा केस है, ऑब्जेक्टिव केस। अब मैं आपको एक एग्जांपल देकर यहीं पर समझा देता हूं हु और हुम कैसे यूज करना है, वो नहीं कैसे सब्जेक्टिव केस है। जैसे मैं पूछता हूं आप कौन है, तो मैं बोलूंगा हु आर यू, हु आर यू। जबकि ये हम आपने जब हु का यूज किया तो आप देख पा रहे हैं सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्टिव केस आता है, इसलिए यहाँ पर हु का यूज किया है ना कि हुम का यूज किया है। इसलिए हमने बोला है हु जो है वो एक सब्जेक्टिव केस है। जबकि होम का यूज आप या तो लास्ट में करते हैं या फिर आप प्रपोजिशन की बात करते हैं। आइए हुज के बारे में जानते हैं। सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस आपको क्लियर होंगे। हुज जो है वो है पॉजिटिव केस आपकी इंग्लिश ग्रामर में। पॉजिटिव केस क्या होते हैं, ये अधिकार को दिखाते हैं। किसको दिखाते हैं, अधिकार को दिखाते हैं। इसका मतलब क्या है, किसको। क्या बोलेंगे, हु का मतलब कौन, हुम मतलब किसको, एंड हुज मतलब किसका, मतलब कि पोजीशन के लिए। इतनी बात को आप समझ गए होंगे। अब आगे इनके यूजेस को लेकर हु वर्सेस हुम के बारे में हम पढ़ते हैं। अब एग्जाम में कैसे गलतियां होती हैं आगे बढ़ता हूं इसको लेकर मैं। अभी हम देखने जा रहे हैं कि कब एग्जाम में हु वर्सेस हुम, कैसे हु और कैसे हुम को सिलेक्ट करना है। तो मैंने कहा हु कैसे आपको यूज करना है,
हु के बारे में मैंने आपको बताया ये एक सब्जेक्टिव केस है, और हुम के बारे में मैंने आपको बताया ये कौन सा केस है, एक ऑब्जेक्टिव केस है। कौन सा केस है, ऑब्जेक्टिव केस है। आइए अब जरा समझ लेते हैं। अब कुछ एग्जाम्पल मैं आपके सामने लिखता हूं। पहला मैंने आपके सामने लिखा कि राम इनवाइटेड सीमा, पहला है, और इसी में मैंने दूसरा लिखा सी इज अ गुड सिंगर। ये सेंटेंस हमारे सामने है। राम इनवाइटेड सीमा, सी इज अ गुड सिंगर। अगला हमारे सामने है बी फाउंड मैंने आपके सामने लिखा राम, फिर से वही इनवाइटेड सीमा, और इसी के लिए मैं लिख रहा हूं बी फाउंड हर पिक पॉकेट। देखिए, पिक पॉकेट का मतलब होता है जेब कतरा। अब इन दो सेंटेंस से मैं आपके बीच में हु वर्सेस होम की अंडरस्टैंडिंग बनाना चाहता हूं। राम इनवाइटेड सीमा, सी इज अ गुड सिंगर। इस सेंटेंस में अब अगर मैं बोलूं आपसे, तो राम सेंटेंस का क्या है जी, सब्जेक्ट है। इनवाइट यहां पर क्या है, वर्ब है, और आप कहेंगे सीमा ऑब्जेक्ट हुआ। इतनी बात को समझ पा रहे हैं। फिर से दूसरे सेंटेंस में सी सेंटेंस का सब्जेक्ट है, इज यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है, जो कि अभी हेल्पिंग वर्ब का नहीं मेन वर्ब भी है, क्योंकि यहाँ पर कोई और मेन वर्ब नहीं है, और जब कोई और मेन वर्ब नहीं होती है तो हेल्पिंग वर्ब खुद मेन वर्ब होती है। इसको इन शॉर्ट में सिर्फ इतना मानेंगे आप। तो मैं इसको वर्ब लिख रहा हूँ, अ गुड सिंगर, इसका क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। अब आइए, ये जो सेंटेंस है ये हमारे एग्जाम में नहीं आएगा, हमारे सामने जुड़ा हुआ सेंटेंस आएगा। तो अब अगर मैं आपसे बोलता हूं कि इन दोनों सेंटेंस को रिलेटिव प्रोनाउन से हमें जोड़ना है, किससे जोड़ना है, रिलेटिव प्रोनाउन से, तो हम किसका यूज करेंगे, हु का या होम का। ये वाली चीज अगर हम सीख जाते हैं तो हम कभी भी गलतियां नहीं करेंगे। फिर हम देखेंगे सेंटेंस और तुरंत समझ जाएंगे कि किससे जुड़ना चाहिए था। तो देखिए, मैंने लिखा राम इनवाइटेड सीमा, सी इज अ गुड सिंगर। तो आप कहना चाह रहे हैं कि राम ने सीमा को इनवाइट किया और सीमा एक गुड सिंगर है। इसका मतलब ये जो सीमा है और ये सी है, दोनों एक ही इंसान है, हाँ या ना। जब मैं इन दोनों सेंटेंस को कंबाइन करके लिखूंगा तो या तो मैं सीमा का यूज करूंगा या सी का यूज करूंगा। क्यों? क्योंकि मेरे लिए ये नाउन है, ये इसका प्रोनाउन है। एक को हटाऊंगा क्योंकि एक ही सेंटेंस में दो बार क्यों लिखूंगा मैं। अब मेरे सामने बात आ जाती है कि जब मैं इन दोनों को जोड़ूंगा तो मुझे एक कंजंक्शन की जरूरत पड़ेगी। इसका मतलब मुझे एक रिलेटिव प्रोनाउन की जरूरत पड़ेगी। किसकी जरूरत पड़ेगी? रिलेटिव प्रोनाउन। दूसरी और इम्पोर्टेंट बात जो मैंने अभी तक आपको नहीं बताई है, हु एक ऐसा रिलेटिव प्रोनाउन है जो सिर्फ और सिर्फ इंसानों को, दैट इज कॉल्ड पर्सन्स को जोड़ने का काम करता है। सीमा एक पर्सन है, हाँ या ना। तो हु या फिर हुम या हु और हुम पर्सन्स के लिए यूज किए जाने वाले रिलेटिव प्रोनाउन है। अब या तो हु या हु। अब देखिए, मैं सीमा को तो रिप्लेस करूंगा नहीं, क्योंकि सीमा के बारे में तो ये जानकारी दे ही रहा है। मैं इस सी को रिप्लेस करूंगा और अब इस सी की जगह पर या तो हु या हुम लगाऊंगा। तो आप कहेंगे सी इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है। क्या है? सब्जेक्ट है। अगर सी सेंटेंस का सब्जेक्ट है, अगर मैं इसको हटाऊंगा तो मुझे एक सब्जेक्ट की ही जरूरत पड़ेगी। तो यहां पर लगेगा हु। क्या लगेगा? हु। क्योंकि सब्जेक्ट को एलिमिनेट करोगे तो सब्जेक्टिव केस से एलिमिनेट होगा। तो मैं इस सेंटेंस को क्या लिखूंगा कि राम इनवाइटेड सीमा हु इज अ गुड सिंगर। हु इज अ गुड सिंगर। मैंने कुछ भी नहीं किया है, सी की जगह पर हु को लिखा है। क्यों लिखा है? क्योंकि सी सब्जेक्ट था, इसीलिए लिखना पड़ा मुझे। आगे बढ़ते हैं। राम इनवाइटेड सीमा, फिर से वही राम सेंटेंस का क्या हुआ? सब्जेक्ट हुआ। इनवाइटेड जो है वो वर्ब हुई और सीमा क्या हुआ? ऑब्जेक्ट हुआ। अगला जो सेंटेंस है, राम ने सीमा को इनवाइट किया, बी फाउंड हर पिक पॉकेट, और हमने देखा कि वो तो एक जेब काटने वाली निकली। तो यहाँ पर बी जो है सेंटेंस का क्या है? सब्जेक्ट है। फाउंड यहाँ पर वर्ब है और हर पिक पॉकेट, हर यहाँ पर एक क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया।
हर क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। तो आप देख पा रहे हैं अब मुझे इन दोनों सेंटेंसेस को जोड़ना है और एक बनाना है। तो फिर से मैं कहूंगा कि ये सीमा और ये हर दोनों एक ही तो है सर, हाँ है ना। तो मैं फिर से इस हर को एलिमिनेट करूंगा इस सेंटेंस में, लेकिन जैसे ही मैं इस सेंटेंस से हर को एलिमिनेट करूंगा आप कहेंगे ये हर एक ऑब्जेक्ट है। क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो हु लगेगा या हु, तो आप बड़ी आसानी से कह देंगे ऑब्जेक्ट को एलिमिनेट करेंगे तो ऑब्जेक्ट से, तो ये कैसे जुड़ेगा, राम इनवाइटेड सीमा whom be found a pickpocket। इतनी बात को आप समझ गए होंगे कि कब हूं और कब हूं से जुड़ेगा। लेकिन आपके लेवल के अकॉर्डिंग ये बात भी मुझे काफी भारी लगती है, काफी मुझे डिफिकल्ट लग रही है, इसलिए मुझे और आसानी से समझाने की कोशिश करूंगा, बस आप समझते चले। कुछ देर पहले मैंने आपसे एक बात बोली थी कि हर सेंटेंस में, प्रत्येक सेंटेंस में अपना सब्जेक्ट और उस सब्जेक्ट के साथ अपनी एक वर्ब होना चाहिए, अदरवाइज सेंटेंसेस गलत हो जाएंगे। इसका मतलब क्या है, जो भी कॉम्बिनेशन होगा वो सब्जेक्ट प्लस वर्ब के फॉर्म में होगा। अगर किसी सेंटेंस में कोई सब्जेक्ट आ जाता है तो उस सेंटेंस में कहीं ना कहीं उसकी वर्ब जरूर मिलेगी, और अगर किसी सेंटेंस में कोई वर्ब आ जाती है तो उसका सब्जेक्ट आपको जरूर देखने को मिलेगा। ये दो बातें। आइए जरा अब देखते हैं। अब मैं इस पूरी कहानी को मिटा देता हूं जो आपको समझाने के लिए यूज की गई थी। इसका प्रैक्टिकल मतलब कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कोई मतलब नहीं है। एग्जाम में तो ये सेंटेंस लिखा आएगा ऐसा पूरा जुड़ा हुआ हमारे सामने। मान लीजिए एग्जाम में ये सेंटेंस लिखा हुआ है, ये पूरा सेंटेंस है, और मैं इसको थोड़ा सा गलत कर देता हूं और हु की जगह पर यहाँ पर हुम लिख देता हूं। मान लीजिए एग्जाम में ये आपके सामने लिखा आ गया और यहाँ पर लिखा आ गया राम इनवाइटेड सीमा, हुम की जगह हु आ गया। ऐसा लिखा आता है एग्जाम में, दो अलग अलग सेंटेंस नहीं आएंगे। अब हमें पहचानना है कि जो लिखा हुआ है वो सही है या गलत, यही तो एग्जाम में आएगा ऐसा, फिर हम समझ जाएंगे। तो आइए जरा देखते हैं। पहला सेंटेंस में पढ़ता हूं, राम इनवाइटेड सीमा, राम इनवाइटेड सीमा हूम इज अ गुड सिंगर। तो जैसे ही मेरे सामने ये एग्जाम में आएगा मुझे क्या करना है, पहले मैं देखूंगा कि हूम एक रिलेटिव प्रोनाउन है। रिलेटिव प्रोनाउन के पहले आने वाला शब्द क्या है, एंटीसीडेंट है, और जो भी वर्ब लगेगी वो किसके अकॉर्डिंग लगेगी, इस एंटीसीडेंट के अकॉर्डिंग लगेगी। तो आपने देखा कि अगर पहले वाली बात को जो मैंने समझाया था उसके अकॉर्डिंग सारी चीजें सही है। हूम रिलेटिव प्रोनाउन है, यहाँ पर सीमा एंटीसीडेंट है और सीमा के साथ इज ही लगता है, ये कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गई है। लेकिन कहीं ये तो नहीं कि दिया गया रिलेटिव प्रोनाउन ही गलत हो। दूसरी बात आपको समझ में आ रही होगी, पहली कंडीशन में हमने पढ़ा था वर्ब को लेकर, वर्ब गलत थी, लेकिन इस बार मुझे सब कुछ ठीक लग रहा है, इसका मतलब यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन ही गलत यूज हुआ है। आइए अब जरा समझ लेते हैं। इसको मैंने दो तरीके समझाने की कोशिश की थी आपसे, अब मैं दूसरा तरीका ले रहा हूं। देखिए क्या करना है आपको, अगर इस रिलेटिव प्रोनाउन के बाद कोई वर्ब दिखती है आपको, या वो हेल्पिंग वर्ब हो सकती है या फिर वो मेन वर्ब हो सकती है, जरा सी याद करने के लिए ट्रिकी फॉर्म में बता रहा हूं। इस रिलेटिव प्रोनाउन के बाद यदि हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब आपको दिख जाती है तो हमेशा रिलेटिव प्रोनाउन हु का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, हु का यूज करेंगे। लेकिन अगर इस रिलेटिव प्रोनाउन के बाद आपको कोई और अलग सब्जेक्ट दिखता है, मतलब वर्ब ना होकर डिफरेंट सब्जेक्ट दिख जाता है, डिफरेंट सब्जेक्ट दिख जाता है, तब आप किसका यूज करेंगे, आप तब whom का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, whom का यूज करेंगे। अब अगर मैं इतना कहकर छोड़ देता हूं तो ये रटने वाली बात हो जाएगी, मैं आपको रीजन बता देता हूं उसके पीछे। आइए जरा समझते हैं। आपने क्या कहा, हर सेंटेंस में अपना सब्जेक्ट और अपनी वर्ब होती है। बहुत ही लेवल की मैं बात कर रहा हूं आपके सामने, आप इसको समझने की कोशिश करेंगे, अदरवाइज ये अधूरा ज्ञान रहेगा इन शॉर्ट में इसको निपटाना। देखिए ये होम लिखा हुआ है, थोड़ी देर के लिए होम लिखा। मैंने आपसे क्या कहा था, जो भी अभी मैंने आपको जो ट्रिक बताई है उसको मैं सेटिस्फाई करने के लिए कुछ बता रहा हूं आपको। देखिए राम इनवाइटेड सीमा, मैंने आपसे कहा था कि हर सेंटेंस में अपना सब्जेक्ट अपनी वर्ब होती है। अगर राम सब्जेक्ट फर्स्ट है तो इनवाइटेड वर्ब फर्स्ट है। राम सब्जेक्ट फर्स्ट है, इनवाइटेड वर्ब फर्स्ट है। तो आपने कहा कि ये अपना स्ट्रक्चर इसने कंप्लीट कर लिया, सब्जेक्ट के साथ वर्ब आ गई है।
सीमा इसका क्या है जी, आपने कहा ये इसका ऑब्जेक्ट है, मतलब ये अपने आप में कंप्लीट हो गया। आगे मैं बढ़ा, यहाँ पर लिखा हुआ है इज। क्या लिखा हुआ है, इज। आपको पता है इज एक हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब हो सकती है। अगर ये हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब है तो इसका सब्जेक्ट कहाँ है, क्योंकि वर्ब के का हमेशा क्या होना चाहिए, सब्जेक्ट होना चाहिए, अदरवाइज क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। मैं आगे बढ़ा और जैसे ही मैं आगे बढ़ा वर्ब के पहले उसका सब्जेक्ट लिखा हुआ होता है, लेकिन ये whom तो कौन सा केस है, आपने कहा ऑब्जेक्टिव केस है, तो क्या मुझे यहाँ पर सब्जेक्टिव केस नहीं लिखना चाहिए इसको सही करने के लिए? बिल्कुल, अब आप समझ गए whom क्यों गलत था, क्योंकि यहाँ पर हमें ऑब्जेक्ट की कोई जरूरत नहीं है, यहाँ पर हमें एक सब्जेक्ट की जरूरत है। क्यों है सब्जेक्ट की जरूरत, क्योंकि यहाँ पर एक वर्ब लिखी हुई है। इसलिए मैंने आपसे बोला था कि कोई वर्ब होगी तो यहाँ पर whom आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि वर्ब को सब्जेक्ट की जरूरत, आई एम सॉरी who आएगा, क्योंकि वर्ब को किसकी जरूरत है, एक सब्जेक्ट की जरूरत है। अब आप समझ गए, जब भी यहाँ पर कोई हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब होने पर यहाँ पर whom नहीं लगेगा, who लगेगा, क्योंकि who एक सब्जेक्ट केस है और वर्ब को सब्जेक्ट की जरूरत होती है। आगे बढ़े, राम इनवाइटेड सीमा हु बी फाउंड अ पिक पॉकेट। इसमें देख लेते हैं, राम सब्जेक्ट फर्स्ट है, वर्ब फर्स्ट, इनवाइटेड सीमा इसका ऑब्जेक्ट हुआ। आप आगे बढ़े, आपने कहा ये वी, सर ये वी तो इंग्लिश में एक सब्जेक्ट होता है, वी मतलब हम, तो वी की वर्ब क्या है, आपने कहा फाउंड, वी की क्या है, वर्ब हो जाएगा। जब फाउंड वी की वर्ब हो जाएगा तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये लिखा हुआ है अ पिक पॉकेट। क्या लिखा हुआ है, अ पिक पॉकेट। ये पिक पॉकेट का मतलब ये एक वर्ब है, जो कि जिसका मतलब क्या होता है, जेब काटना, है ना। I'm sorry हम भी फाउंड अ पिक पॉकेट। पिक पॉकेट का मतलब क्या होता है, जेब कतरा, मतलब कि ये इसका क्या होगा, ऑब्जेक्ट। क्या होगा, ऑब्जेक्ट। अब देखिए हमारे पास ये हु लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, हु। तो मैंने कहा ये सब्जेक्ट, ये इसकी वर्ब, ये सब्जेक्ट, ये इसकी वर्ब, ये तो ऑब्जेक्ट है और ये भी क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो मैं देख पा रहा हूं, अगर मैं यहाँ पर हु लिख दूंगा, क्या लिख दूंगा, हु, तो यहाँ पर ये सब्जेक्ट हो जाएगा, हाँ है ना। और जैसे ही ये सब्जेक्ट हो जाएगा, आपको इसके लिए एक वर्ब भी इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। हर सब्जेक्ट की अपनी वर्ब होती है, लेकिन हमारे पास कोई भी एक्स्ट्रा वर्ब नहीं है, क्योंकि बी के लिए जो वर्ब है वो फाउंड है और राम के लिए इनवाइटेड है। अब इस सेंटेंस में कोई और वर्ब नहीं है। जब कोई और वर्ब नहीं है, इसका मतलब सब्जेक्ट भी नहीं आ सकता, तो यहाँ पर आपको क्या लिखना पड़ेगा, एक ऑब्जेक्ट सप्लाई करना पड़ेगा। इसलिए यहाँ पर क्या आ गया था, whom आ गया था। ये बहुत ही लेवल की बात है, बहुत ही अच्छी बात है, और इस सारी चीज को समझने के लिए बहुत एक कॉन्सेप्ट क्लियर, क्रिस्टल क्लियर जिसको बोलते हैं, उस प्रकार की बात है ना। आपको बड़े ध्यान से समझना पड़ेगा, तभी चीज समझ में आएगी। बहुत लाइट या बहुत कम ध्यान देने वाले स्टूडेंट्स के लिए ये चीज नहीं है। आप बिल्कुल भी इस चीज को डिसलाइक कर सकते हैं अगर आपको समझ में नहीं आता है तो। क्यों, क्योंकि आप उस लेवल को आपको समझना होगा। बहुत ही गहराई वाली ये बात है। मैंने बड़े अच्छे से आपको बताया, डिफरेंट सब्जेक्ट है तो whom का यूज करेंगे। मैं इसको समराइज कर देता हूँ शॉर्ट फॉर्म में याद रखने के लिए आपके सामने। ये तो सारा कॉन्सेप्ट हो ही गया था, बस इन शॉर्ट इसको समराइज करके हम इस लेक्चर को खत्म करते हैं। आपने कहा था कि अगर हु, या फिर यहाँ पर लिखा हुआ है, मैं लिख देता हूँ हाँ हु, और नीचे लिखा हुआ है क्या, whom। ये आपके रिलेटिव प्रोनाउन है, दोनों के दोनों ही, हाँ है ना। ये दोनों के दोनों ही क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है। इनके पहले आने वाला जो भी पर्सन होगा वो क्या कहलाएगा, एंटीसीडेंट कहलाएगा। इस बात को भी समझ गए हैं। इसके पहले भी जो भी पर्सन आएगा वो आपका क्या कहलाएगा, एंटीसीडेंट कहलाएगा। लेकिन हु कब लगेगा, जब इसके बाद कोई हेल्पिंग वर्ब हो या फिर क्या हो, मेन वर्ब हो, तब आप किसका यूज करेंगे, हु का। और जब हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब ना होकर कोई डिफरेंट सब्जेक्ट हो, क्या हो, कोई भी डिफरेंट सब्जेक्ट हो, तब आप किसका यूज करेंगे, whom का यूज करेंगे। बड़ी ही आसानी से इस बात को हम समझ चुके हैं थोड़ी देर पहले। उम्मीद करता हूँ सारी बातें आपको समझ में आई होगी। ये इस प्रकार का हमारा पहला लेक्चर है। आप इस वीडियो को अगर पसंद करते हैं तो प्लीज लाइक करें और शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर सीरीज में, और जितने भी लोग देखेंगे प्लीज बताएं कमेंट करके आपको कैसा लगा।